नमस्कार मित्रों, अच्छे होंगे आप सब। इसी उम्मीद के साथ में अगली क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मित्रों, आज हमारी क्लास रहेगी लिंग एवं वचन की। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। ये टॉपिक आपका मतलब ज्यादा समय नहीं लेगा। उसके बाद में हमारे जो मेन टॉपिक बचेंगे उसमें मैं आपको सबसे पहले कारक बताऊंगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक आप सभी लिखेंगे लिंग एवं वचन। बहुत जटिल नहीं है कुछ भी, लिंग एवं वचन। देखिए मित्रों, आपने शब्द रूप पढ़े होंगे, शब्द रूपों में आपने लिंग भी पढ़े होंगे, जैसे कि पुल्लिंग के शब्द रूप अलग होते हैं, स्त्रीलिंग के शब्द रूप अलग होते हैं। इसके अलावा नपुंसकलिंग के शब्द रूप अलग होते हैं। ठीक है ना, उसमें भी फिर डिवाइडेशन होता है, जैसे कि अजंत पुल्लिंग होते हैं। ठीक है ना, अजंत के अंदर भी अकारांत पुल्लिंग, इकारांत पुल्लिंग, उकारांत पुल्लिंग, इस तरह से शब्दों का डिवाइडेशन होता है। ठीक है, जिस शब्द के लास्ट में जो शब्द रहता है, या यूं कहें कि जो वर्ण या जो ध्वनि आपको सुनाई देती है, उसके आधार पर उसका नाम होता है। जैसे मान लो कि ये राम शब्द है, इसके अंत में आपको किस स्वर की ध्वनि सुनाई दे रही है? ए की। तो ये जो शब्द हो गया वो हो गया अकारांत शब्द। क्या हो गया? अकारांत शब्द। अब हमें ये देखना है कि ये किस लिंग में है। ठीक है, तो हमें पता चल रहा है कि भाई ये पुल्लिंग है, तब इसका नाम हो जाएगा अकारांत पुल्लिंग शब्द। अकारांत पुल्लिंग शब्द, इस तरह से इनका नामकरण होता है शब्दों का। ऐसे ही आपके उकारांत भी हो सकते हैं, ऋकारांत भी हो सकते हैं। ऐसे जितने भी हमारे स्वर हैं उनके आधार पर नामकरण इनका होता है। इसमें बहुत ज्यादा डीपली हमें नहीं समझना है। वैसे आप जानते हैं कि लिंग का टॉपिक तो बहुत बड़ा है, लेकिन अपने स्तर के हिसाब से इसमें कुछ सामान्य छोटी छोटी जो बातें हैं वो ही हम सीखेंगे, उसी से हमारा काम चल जाएगा। बस हमारा काम चलना चाहिए और हमारा कोई सवाल गलत नहीं होना चाहिए, यही हमारा प्रयास है। अब इसमें हम जानेंगे कि भाई लिंग होता क्या है। तो लिंग के लिए आप लिख सकते हैं कि किसी वस्तु के स्वरूप को पहचानने का जो एक चिन्ह होता है उसे हम लिंग कह देते हैं। क्या कहते हैं? उसको लिंग कहते हैं। इस चीज को आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस बात को आप लिख लेंगे जिससे कि ध्यान रहेगा। तो आप लिखेंगे, सभी नोट करेंगे। बच्चों लिखिए, लिखो किसी वस्तु के स्वरूप की पहचान कराने वाले जो चिन्ह, ठीक है, जो चिन्ह होते हैं, ठीक है, पहचान कराने वाले चिन्ह को लिंग कहा जाता है। ये आप समझ सकते हैं। ये एक मैंने परिभाषा आपको निकाली है कि भाई लिंग होता क्या है, लिंग किसे कहते हैं। तो आप यूं समझ सकते हैं कि किसी वस्तु के स्वरूप की पहचान कराने वाले जो चिन्ह होते हैं या कराने वाला जो चिन्ह होता है उसी का नाम लिंग है। ठीक है, अब बात करते हैं संस्कृत की। भाई हिंदी में तो अलग मामला है, लेकिन यहां पर हम संस्कृत विषय की बात कर रहे हैं, तो संस्कृत के हिसाब से ही हमें सीखना और समझना है। तो आप लिखेंगे, संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं। संस्कृत भाषा में, आप सभी नोट करेंगे, संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं। आपको पता है कि हिंदी में 3 नहीं होते, हिंदी में तो केवल 2 ही होते हैं आपके, एक तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। बट संस्कृत की हम बात करें तो संस्कृत में बच्चों 3 लिंग हमारे होते हैं। तो अब देखिए, तीनों लिंगों को आप लिख सकते हैं। एक तो होता है आपका पुल्लिंग। क्या होता है? पुल्लिंग। दूसरा होता है आपका स्त्रीलिंग। ठीक है ना, और इसमें जो तीसरा होता है वो होता है नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग। इस तरह से संस्कृत भाषा के अंदर 3 लिंगों का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे हम पुल्लिंग की बात करें बच्चों, तो जो शब्द पुरुषत्व व्यवहार के वाचक होते हैं, ऐसे आप लिख सकते हैं यहां पर, जो शब्द पुरुषत्व व्यवहार वाचक होते हैं। ठीक है, जो शब्द पुरुषत्व व्यवहार के वाचक होते हैं वे पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब है जो पुरुषत्व व्यवहार में काम आते हैं या पुरुषत्व को प्रकट करते हैं या पुरुषत्व को बताते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। और स्त्रीलिंग के अंदर यूं समझ सकते हैं कि जो शब्द आपके
स्त्रीत्व व्यवहार के वाचक होते हैं। सिंपल सी बात है, जो स्त्रीत्व व्यवहार को बताते हैं या उसको प्रकट करते हैं वो सारे शब्द आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखे जाते हैं। अब नपुंसक लिंग की हम बात करें तो इसमें क्या होगा, नपुंसक लिंग में मतलब इसकी गणना पुल्लिंग में भी नहीं होती है, स्त्रीलिंग में भी नहीं होती है। यानी जिनकी गणना पुल्लिंग स्त्रीलिंग लिखो आप, जिनकी गणना पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग वाची शब्दों में नहीं की जाती है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग वाची शब्दों में नहीं की जाती है, वे आपके नपुंसक लिंग शब्द कहलाते हैं। यानी जिनकी गणना पुल्लिंग में भी नहीं की जाती है, स्त्रीलिंग में भी नहीं की जाती है, ठीक है ना, तो वो जो शब्द होंगे वो आपके नपुंसक लिंग के अंतर्गत रखे जाते हैं। ऐसे आप समझ सकते हैं। आपने 6वीं क्लास की किताब देखी होगी, 7वीं क्लास की किताब देखी होगी। मोस्टली हम बात करते हैं राजस्थान में तो तीसरी भाषा के रूप में हम संस्कृत पढ़ते हैं, और जो हमारे जनरल स्कूल है, सामान्य जो हमारा शिक्षा विभाग है, वहां पर कक्षा 6 से हमारी संस्कृत प्रारंभ होती है। कक्षा 6 से, ठीक है, कक्षा 6 से हमारी संस्कृत शुरू होती है। तो वहां पर आप किताबों में देखेंगे तो बच्चों को सबसे पहले यही चीज सिखाई जाती है। तो उसमें एक तरीका उन्होंने बताया है, वो तरीका आप भी फॉलो कर सकते हैं। आप किताब देख सकते हैं, उसमें आप देखेंगे जैसे सबसे पहला आपको चैप्टर मिलेगा पुल्लिंग का। पुल्लिंग के जितने भी शब्द आपको मिलेंगे उन सब में आपको विसर्ग दिखाई देगा। जैसे कि राम है, गज है, मयूर है, बिडालय है, दिनेश है, सुरेश है, रमेश है, लखन, मोहन है, विद्यालय। इस तरीका के जितने भी शब्द होंगे वो सारे के सारे पुल्लिंग के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों को पुल्लिंग शब्द सिखाए जाते हैं। तो इससे क्या एक आइडिया हमें मिल जाता है, एक हमें थोड़ा सा एक पता चल जाता है कि भाई इस तरह के हमारे शब्द पुल्लिंग होते हैं। तो आप समझ गए होंगे पुल्लिंग शब्द किस तरह के होते हैं। जैसे राम है, लखन है, मोहन है, सुरेश है, दिनेश है, रमेश है, गणेश है, मनुज है, नर है, मनुष्य है, बिडालय है, काके है, पिके है, मयूर है, बिडालय है, गजे है। इस तरह के जितने भी शब्द होंगे वो सारे के सारे पुल्लिंग है। अब इनमें आपने एक विशेषता देखी है कि सब में विसर्ग लग रहा है। और दूसरी बात, इनमें पुरुषत्व व्यवहार वाचक है, ये पुरुषत्व का पता चल रहा है कि ये पुरुष हैं, ऐसा पता चल रहा है, ठीक है ना, इससे हमें पता चल रहा है। अब मान लो लिंग का निर्धारण सही से नहीं हो पाता है, मान लो लिंग की सही से हमें जानकारी नहीं होती है, तो हम फिर व्यवहार अच्छे से नहीं कर पाएंगे, हम सही व्यवहार नहीं कर सकते। फिर कैसे करेंगे, फिर हम कहेंगे फिर व्यवहार कैसे करेंगे भाई, लड़का अच्छी है, लड़की बहुत अच्छा है, ये लड़की बहुत अच्छा है, ये लड़का बहुत अच्छी है। अब हमें क्या है, ऐसा तब होगा जब हमें लिंग के बारे में सही से पता नहीं होगा, व्याकरण का हमें सही से ज्ञान नहीं होगा, तब इस तरह का व्यवहार हम कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमें सही से ज्ञान होगा तो ऐसा व्यवहार हम कभी नहीं करेंगे। समझ गए बात। लड़की पतला है, अब ऐसा थोड़ी हम कहेंगे, लड़का पतली है, ऐसा नहीं कह सकते हम। तो ये क्या, लिंग निर्धारण से हमें पता चलता है कि किस तरह से हम उसका व्यवहार करेंगे। समझ रहे हैं बच्चों, बहुत जटिल नहीं है, एक सामान्य सा टॉपिक है, इसीलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूं भाई। छोटा टॉपिक है तो पहले इसको हम क्लियर कर लेते हैं। एक सवाल या दो सवाल तो आ सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे कैसे सवाल आएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी। देखिए, तो ऐसे करके पुल्लिंग की पहचान आप कर लेंगे। उसके बाद में आप उसी किताब में देखेंगे तो अगला जो चैप्टर मिलेगा वो आपको स्त्रीलिंग वाला मिलेगा। स्त्रीलिंग में एक मोटी मोटी पहचान बताई है। वैसे तो बहुत सारे नियम हैं, आपको पता है संस्कृत व्याकरण के अंदर स्त्रीलिंग अलग से एक स्त्री प्रत्यय है। स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए एक स्त्री प्रत्यय के नाम से एक प्रकरण है पूरा का पूरा। उसके अंदर 8 प्रकार के प्रत्यय काम में लिए जाते हैं। वो प्रत्यय जिस शब्द में लगते हैं और फिर जो नया शब्द हमारे सामने बनता है वो शब्द आपका स्त्रीलिंग का होगा, ठीक है। तो उन प्रत्ययों से जितने भी शब्द बनेंगे वो सारे के सारे शब्द आपके स्त्रीलिंग होंगे। ऐसे तो स्त्रीलिंग में एक मोटी मोटी पहचान बता रहा हूं मैं। वो तो व्याकरण की बात हो गई कि भाई प्रत्ययों का प्रयोग करके जितने भी बन रहे हैं, लेकिन मोटी मोटी जो बात है वो ये है कि जिस शब्द में लास्ट में आ आपको दिखाई दे, आ की मात्रा आपको दिखाई दे, मोटी मोटी पहचान बता रहा हूं, ये कोई नियम नहीं है, ठीक है। केवल एक आइडिया लग जाए उस हिसाब से बता रहा हूं मैं। जैसे कि रमा है, गीता है, सीता है, नीता है, संगीता है, माला है, मापिका है, ठीक है, परिचारिका है, चारिका है, शिक्षिका है, बालिका है, वत्सा, होड़ा है, मंदा है, विलाता है, वत्सा है, एड़का है, अजा है, मूषिका है। कितने सारे शब्द मैंने बताए, सब में एक खास बात थी। क्या?
सब में आ की ध्वनि सुनाई दे रही थी, आ। अब पुल्लिंग में हमने जो शब्द बोले उनमें इस तरह की ध्वनि नहीं थी। आपको खुद को मतलब अंतर समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो इस तरह के जो शब्द होंगे वो रखे जाएंगे आपके किसमें, स्त्रीलिंग के अंदर। ये मोटी मोटी पहचान बता रहा हूं मैं, एक ट्रिक आप इसको कह सकते हैं। इसी तरह से हम नपुंसकलिंग की बात करें, मान लो तो नपुंसकलिंग जितने भी आपके शब्द होंगे उन सब में लास्ट में आपको अम की ध्वनि सुनाई देगी, या फिर यूं कहें कि म आपको दिखाई देगा, म इस तरह से, ठीक है। ये म हलंत में आपको दिखाई देगा। और ध्वनि की बात करें तो अम की ध्वनि आपको सुनाई देगी, अम। जैसे फलम, देखो फलम है, धनम है, ठीक है, वनम है, नारिकेलम है, पत्रम है, उपनेत्रम है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे शब्द आप देख सकते हैं जिनमें ध्वनि सुनाई देगी अम की। और देखिए आप लास्ट में आप देखोगे तो म हलंत आपको दिखाई देगा। इससे भी आप पहचान कर सकोगे कि वही ये कौन सा शब्द है आपका नपुंसकलिंग का है। जैसे नयनम है, शयनम है, कर्णम है, दानम है, इस तरह के हमारे बहुत सारे शब्द बन सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये एक मोटा मोटा तरीका मैंने बताया। वैसे तो बहुत सारे नियम और भी होते हैं इसके लिंग निर्धारण के लिए। तो हमारे संस्कृत व्याकरण के अंदर एक अलग से एक किताब होती है, एक पूरी की पूरी एक किताब चलती है इसके लिए, ठीक है। वो है पाणिनि लिंगानुशासनम। तो उसमें पूरे में लिंग का अनुशासन किया गया है, पुल्लिंग कौन से शब्द हो सकते हैं, ठीक है ना, और स्त्रीलिंग में कौन से शब्द होते हैं, क्या उनका नियम रहता है। मैं बताऊंगा कुछ उसमें से सामान्य जो नियम है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। उससे आपको लगेगा यार दिखने में जो हमारे लिए शब्द स्त्रीलिंग लग रहे हैं लेकिन वास्तव में वो स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है। ऐसे बहुत सारे शब्द मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लो एक उदाहरण मैं देता हूं, संधि। संधि, अब देखो बच्चों यहां पर संधि ही शब्द जो है इसको आप देख करके अंदाजा नहीं लगा सकते कि भाई ये कौन सा लिंग का शब्द है। आपको दिखने में लगेगा संधि, आपको लगेगा ये तो स्त्रीलिंग है, बट ऐसा नहीं है, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है ये। व्याधि, ये भी स्त्रीलिंग नहीं है। कौन सा लिंग है बताऊंगा अभी मैं, ठीक है। तो ऐसे आपको नियम ध्यान रखना है। संधि का जो शब्द है यानी संधि जो शब्द है बच्चों ये पुल्लिंग शब्द है। व्याधि शब्द पुल्लिंग है, निधि शब्द पुल्लिंग है, ठीक है। ये उपाधि शब्द पुल्लिंग है। अब क्यों है, उसका नियम होता है, बिना नियम से कुछ होता नहीं है यहां पर, ठीक है। गणित की तरह चलता है हमारा संस्कृत व्याकरण। इसमें हर चीज का कारण होता है और कारण का आपको जवाब भी मिलता है, हर चीज का समाधान होता है इसके अंदर। तो अब इसमें जो मोटी मोटी बात मैंने बताई थी, एक सामान्य सी जानकारी, वो आप समझ गए होंगे कि पुल्लिंग की पहचान आप कैसे कर सकते हैं, स्त्रीलिंग की पहचान आप कैसे कर सकते हैं, नपुंसकलिंग की पहचान आप कैसे कर सकते हैं। बहुत ज्यादा डीपली इसमें समझने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि स्तर के हिसाब से हम टॉपिक को पढ़ाते हैं। यदि यही टॉपिक मान लो कि बड़े स्तर पे होता, जैसे कॉलेज का होता, तो इसमें हम बहुत डीपली अलग से बताते कुछ। सेकंड ग्रेड का होता तो उसमें हम अलग कुछ बताते इसमें, लेकिन आपको नहीं बता सकते क्योंकि आपको वो आवश्यक नहीं है, पेपर में नहीं पूछा जाएगा उतना। तो अब देखो इसमें मैं सामान्य नियम बताता हूं आपको कुछ, ठीक है। सामान्य सी जानकारी बताता हूं मैं आपको कि भाई कौन से हमारे जो शब्द हैं वो पुल्लिंग में रहेंगे, कौन से स्त्रीलिंग में रहेंगे और कौन से नपुंसकलिंग में रहेंगे, ठीक है। मोटा मोटा मैंने तरीका तो बता दिया आपको, लेकिन कुछ संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से जो नियम होते हैं वो भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूं, ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा जरूर। सबसे पहले बच्चों हम बात कर रहे हैं पुल्लिंग शब्दों की। पुल्लिंग आप नोट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। पुल्लिंग शब्दों की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें मैं आपको संस्कृत व्याकरण के हिसाब से नियम बताऊंगा कि कौन से शब्द हमारे पुल्लिंग के अंदर रखे जाएंगे। वैसे तो मैंने मोटा मोटा तरीका तो बता ही दिया आपको, वो तो आपको ध्यान रखना ही है, लेकिन संस्कृत व्याकरण के हिसाब से जो एक सामान्य नियम है हमारे, कुछ 4-5 नियम, वो मैं आपको बताऊंगा। बस देखिए इसमें कुछ प्रत्यय हैं बच्चों, कुछ प्रत्यय हैं। उन प्रत्ययों को हम जब किसी शब्द में लगाएंगे या किसी धातु इत्यादि में हम लगाते हैं, उससे बनने वाला जो हमारा शब्द होगा वो पुल्लिंग बनेगा। ये हमारा नियम ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, एक प्रत्यय है घय, एक प्रत्यय है हमारा घय। घय प्रत्यय जिस भी शब्द में लगेगा बच्चों, उससे जितने भी आपके शब्द बनेंगे वो सारे के सारे पुल्लिंग बनेंगे। इस घय में से आपका ए बचता है। क्या बचता है? ए। अब इसको हम डिटेल से नहीं बता सकते, इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि यहां पर हमारा प्रत्यय का टॉपिक नहीं चल रहा। जब हमारा प्रत्यय का टॉपिक रहेगा तो मैं आपको प्रत्यय में अच्छे से समझाऊंगा, डिटेल से बताऊंगा, ठीक है ना। फिलहाल में हम केवल इतना सीखेंगे कि भाई पुल्लिंग में कौन कौन से हमें ध्यान रखने हैं। घय प्रत्यय से जितने भी शब्द आपके बनेंगे वो सारे के सारे शब्द आपके पुल्लिंग कहलाएंगे। जैसे मैं आपको उदाहरण दे देता हूं, जैसे कि पाक है, राम है, इस तरह से देखो कुछ शब्दों को आप देख लोगे तो अंदाजा लग जाएगा। लाभ है, योग है, ठीक है। इसी तरह भोग है, त्याग है, भोग है, त्याग है। ऐसे और भी बहुत सारे शब्द हमारे बन सकते हैं बच्चों।
अब इसमें ये तो हमारा संस्कृत व्याकरण का नियम है कि घय प्रत्यय जिसमें भी लग जाएगा और वो जो हमारा शब्द बनेगा वो पुल्लिंग में बनेगा। अब मैंने जो मोटा मोटा तरीका आपको बताया ट्रिक, उस ट्रिक को भी फॉलो कर सकते हैं आप यहां पर, उससे भी अंदाजा लग सकता है। देख लो आप, सब जगह हमने कहा कि विसर्ग मिलेगा, पाक है, राम है, लाभ है, योग है, भोग है, त्याग है, ऐसे तो मैंने बताया था आपको, ठीक है ना। अगला नियम ऐसे आप और ध्यान रखना, एक प्रत्यय है आपका अच, अच प्रत्यय, अच, अच में भी बच्चों ए बचता है, ये प्रत्यय में ही पढ़ेंगे हम। अच में ए बचेगा, अच प्रत्यय से जितने भी शब्द आपके बनेंगे वो भी पुल्लिंग में होंगे, जैसे कि पच है, इसके अलावा वद है, इसके अलावा चल है, इसके अलावा बच्चों जय, क्या है, जय, और उसके बाद में आप इसमें लिख सकते हैं चय है, और भी बना सकते हैं, पच है, वद है, चल है, जय है, और आपका चय है। इस तरह के जितने भी शब्द बनेंगे वो अच प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं, यानी अच प्रत्यय लग करके जितने भी शब्द बनेंगे वो सारे के सारे कहलाएंगे पुल्लिंग शब्द। ठीक है बच्चों, ये सामान्य सी जानकारी दे रहा हूं मैं आपको। इसके बाद में एक प्रत्यय होता है अप, अप प्रत्यय में भी आपका ए बचता है बच्चों शेष। अब देखो इससे कैसे बनते हैं, इसमें बनते हैं जैसे कि करे है, ठीक है ना, इसके अलावा गरे है, इसके अलावा आपका लव है, इसके अलावा आपका यव है। इस तरह के जो शब्द बनेंगे ये भी आपके पुल्लिंग होंगे। हमने जो सबसे पहले मोटा मोटा तरीका बताया था वो सब जगह फॉलो हो रहा है, ठीक है। वो नियम नहीं है, केवल एक ट्रिक है, एक तरीका मैंने बताया था, वो 90 से प्लस परसेंटेज में आपको सही मिलेगा, यानी 90 से ज्यादा मतलब उदाहरणों में 90% से ज्यादा उदाहरणों में आपको वो नियम लग जाएगा, ठीक है। 100% नहीं कह सकते, 100% के लिए तो व्याकरण के नियम ही ध्यान रखने पड़ते हैं। इसके बाद में आगे है एक प्रत्यय आपका की प्रत्यय। इस की में से आपका ई बचता है बच्चों, की। अब देखो की प्रत्यय जिस भी शब्द में लग जाएगा तो वो शब्द पुल्लिंग हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि की प्रत्यय से बनने वाले जितने भी शब्द होंगे वो सारे के सारे पुल्लिंग कहलाएंगे। जैसे कि की प्रत्यय हमने आपको बताया था जब संधि पढ़ाई थी, तो संधि के अंदर हमारा की प्रत्यय है, ये मैं आपको समझा चुका हूं, सम धा की, संधि ही, इसलिए संधि जो शब्द है वो पुल्लिंग है। अब सुनने में चाहे स्त्रीलिंग लग रहा हो, बट नियम के हिसाब से हमारा संधि शब्द पुल्लिंग है, क्योंकि संधि शब्द के अंदर की प्रत्यय लगा हुआ है, और की प्रत्यय जिस भी आपके शब्द में लग रहा है या धातु में लग रहा है तो समझ लेना वो आपका पुल्लिंग शब्द होगा। इसी तरह से आप विधि ही, इसी तरह आप व्याधि ही, इसी तरह आप व्याधि, निधि और समाधि, ठीक है ना, ऐसे आप बहुत सारे शब्द देख सकते हैं, इनसे आप समझ सकते हैं। तो अब अंदाजा लग गया होगा कि संधि शब्द पुल्लिंग है ना कि स्त्रीलिंग। विधि शब्द, अब आप देखते मान लो कि समाधि शब्द कौन सा लिंग है, समाधि, तो आप देखेंगे यार समाधि में इसमें सोचने की बात क्या है, स्त्रीलिंग का है ये, तो नहीं, गड़बड़ है यहां पर, स्त्रीलिंग नहीं है ये बच्चों पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि नियम देख लो आप, की प्रत्यय जिसमें भी लग जाएगा वो शब्द पुल्लिंग ही बनेगा, स्त्रीलिंग कदापि नहीं हो सकता। ऐसे एक नियम और ध्यान रखिए, इसमें एक प्रत्यय होता है इमनिच, इमनिच, इमनिच प्रत्यय होता है बच्चों, और इसमें से इमा रहता है, इमा, ऐसे आप समझिए इमा। अब इमा जिसमें लगेगा जैसे कि महिमा, महिमा, इसके अलावा आप कह सकते हैं गरिमा, गरिमा के अलावा लघिमा और नीलिमा, ऐसे बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। अब देखो महिमा सुनने में आपको लग रहा है यार स्त्रीलिंग का शब्द है, नहीं बच्चों, ये स्त्रीलिंग का नहीं है, क्योंकि नियम है कि इमनिच प्रत्यय जिसमें भी लगेगा तो वो पुल्लिंग बनेगा, निश्चित सी बात है। तो यहां पर जितने भी शब्द दिख रहे हैं ये आपके पुल्लिंग हैं। तो ऐसे करके यहां पर कुछ हमने जो ज्यादा प्रयोग में आते हैं, जो ज्यादा काम में आते हैं, वो मैंने प्रत्यय बता दिए। ऐसे तो बहुत सारे और भी नियम हैं, बट हमें उतना नहीं सीखना है, केवल इतना सा हम यदि जान जाते हैं तो हमारा एक भी सवाल गलत नहीं हो सकता बच्चों, ठीक है। तो ये आप फटाफट नोट कर लीजिए, इसको आप दिमाग में फिट कर लीजिए, इसको सुनना है, बार बार देखना है, और स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स भी बना सकते हो बाद में, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद में हम चलते हैं स्त्रीलिंग की तरफ। स्त्रीलिंग में भी कुछ नियम आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है बच्चों। इसको मैं मिटा देता हूं, चलिए। अब देखिए बच्चों, अभी हमने पुल्लिंग शब्दों के बारे में जाना, अब मैं आपको आगे स्त्रीलिंग के बारे में बता रहा हूं कि स्त्रीलिंग शब्द आपके कौन से होंगे। वैसे तो मैंने मोटा मोटा जो तरीका था, जो एक ट्रिक हमारी हो सकती है, वो तो मैंने बता ही दी कि लास्ट में आ की ध्वनि आएगी, ठीक है। लता, गीता, सीता, नीता, पीता, पपीता, जो भी है वो आप उससे पहचान कर सकते हैं। बट संस्कृत व्याकरण में भी कुछ नियम हैं, उनको भी देख लेते हैं यार, कहां दिक्कत है अपनी। चलिए, तो सबसे पहले देखिए यहां पर मैं बता रहा हूं, चलो मैं लिख देता हूं, स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान बता रहा हूं मैं। स्त्रीलिंग हमारे जो शब्द होंगे वो किस तरह के होंगे, ठीक है। देखिए आप नोट करते चले, 2 नंबर इसको डाल सकते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है यहां पर तिन, तिन, एक तिन प्रत्यय है, ये हमारा तिन प्रत्यय है, ये तिन, ठीक है। इसमें से बच्चों ती बचता है, क्या बचता है, ती।
अब इस प्रत्यय से जितने भी आपके शब्द बनेंगे वो सारे के सारे आपके शब्द स्त्रीलिंग में होंगे। ये नियम हो गया हमारा, फिक्स हो गया नियम, ये परमानेंट नियम है। ये प्रत्यय जिसमें भी लग गया वो आपका बनेगा स्त्रीलिंग में, निश्चित है। जैसे रति ही, ठीक है, गति ही, इसके अलावा मति ही, इसके अलावा लब्धि ही। अब आप सोच रहे होंगे यहां तो दिख नहीं रहा है भाई, यहां पे क्या हुआ, संधि आदि कार्य हो गया इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है। वो आप खुद पहचानिए भाई, संधि आदि कार्य कौन सा हुआ है, ऐसा कैसे बन गया है, वो आपको हम नहीं बताएंगे क्योंकि संधि हम पढ़ा चुके हैं, आपको खुद को अंदाजा लगाना पड़ेगा। युक्ति ही, इसके अलावा जाति ही, ऐसे बहुत सारे शब्द आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, खुद सीख सकते हैं बच्चों। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, तीन प्रत्यय है, ती लग रहा है सब में, तो ये सारे के सारे शब्द आपके स्त्रीलिंग के होंगे। ऐसे आपको जितने भी शब्द मिलेंगे, ठीक है, वो स्त्रीलिंग के होंगे, ऐसे आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा तल प्रत्यय, तल, तल में से आपको ता बचाना है, ता, ठीक है, तय और बाद में ता हो जाता है, ऐसे आप समझ सकते हैं मोटा मोटा। जैसे आप देखेंगे देवता, मानवता, इसके अलावा आप देखेंगे इसमें मृदुता या फिर जड़ता या लघुता या और भी ऐसे बना सकते हो आप बहुत सारे। अब देखो यहां पर ता दिखाई देगा, ता लास्ट में। अब आप देखोगे यार देवता शब्द स्त्रीलिंग है ये, हाँ बिल्कुल स्त्रीलिंग है भैया। देवता शब्द स्त्रीलिंग है, मानवता स्त्रीलिंग शब्द है, मृदुता स्त्रीलिंग शब्द है, जड़ता स्त्रीलिंग शब्द है, गुरुता स्त्रीलिंग शब्द है। ऐसे और भी बहुत सारे जो शब्द बनेंगे वो स्त्रीलिंग के ही होंगे क्योंकि ये परमानेंट नियम है ऐसे, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है। इसके बाद में एक प्रत्यय आता है इसमें आपका टाप प्रत्यय, बहुत ही फेमस है टाप। हमने आपसे कहा कि एक संस्कृत व्याकरण में पूरा का पूरा प्रकरण है इसका, स्त्री प्रत्यय के नाम से। उसमें जितने भी प्रत्यय हैं उन सारे प्रत्ययों से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। तो उसमें आपके 8 प्रत्ययों का हम प्रयोग करते हैं। उन 8 प्रत्ययों को लगा करके जितने भी शब्द बनेंगे वो सारे के सारे स्त्रीलिंग होंगे। उनमें से मैं कुछ को बता रहा हूं, जैसे कि टाप प्रत्यय है, टाप में से आ बचता है। अब आ लगेगा आपका, ठीक है, जैसे कि अजा, अजा एड़ का, ठीक है, बालिका है, बालिका, मूषिका, ठीक है। इसके अलावा और भी बना सकते हो, मंदा, विलाता, होड़ा, बत्सा, ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं। और तो वो सारे के सारे शब्द, ये वही वाला नियम है जो मैंने बताया था मोटा मोटा। आ दिखेगा, आ, वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऐसे ही आप देखेंगे इसमें एक डाप प्रत्यय, डाप, डाप प्रत्यय के लिए एक ध्यान रखना है आपको, इसमें एक विशेष रहता है, इसलिए डाप में आपको ध्यान रखना है सूर्या, सूर्या, ये विशेष शब्द बनता है इसमें, डाप, सूर्या, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें नीप और नीश 2 प्रत्यय रहते हैं। एक नीप, इसमें ई बचेगा आपका, ई। तो नीप से भी जितने भी आपके शब्द बनेंगे वो सारे के सारे कौन से होंगे बच्चों, पुल्लिंग शब्द होंगे। जैसे नीप में बनाएंगे आप कर्त्री, कर्त्री आपका कौन सा होगा, कर्त्री हो गया। इसके अलावा आप देख सकते हैं त्रिलोकी, इसके अलावा आपको कुमारी, ठीक है। इसके अलावा और भी जैसे कि नेत्री है। ऐसे जितने भी शब्द होंगे तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यार ये कौन से होंगे, स्त्रीलिंग शब्द होंगे ऐसे। इसके अलावा इसमें एक और होता है नीश प्रत्यय, नीश सेम है, इसमें भी आपका ई ही बचता है। इसमें आपके कुछ शब्द अलग बनते हैं, जैसे कि नर्तकी, ध्वनि तो सेम सुनाई देगी लेकिन इसमें कुछ शब्द अलग आते हैं, नियम उनका अलग रहता है। जैसे कि गौरी है, ठीक है। इसके अलावा इसमें बना सकते हैं मीनाक्षी, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ये है। तो नीप हो गया, नीश हो गया। इसके अलावा इसमें एक है आपका भी और नी, इसको भी ध्यान रख लेना, भी और नी, ये आप इसको ध्यान रख लेना विशेष के अंतर्गत। भी और नी जिसमें भी लगेंगे तो वो भी आपका पुल्लिंग ही स्त्रीलिंग बनेगा। जैसे कि भूमि ही, इसके अलावा ग्लानि ही, इसके अलावा हानि ही। इस तरह के जो शब्द हमारे बनेंगे बच्चों वो कैसे होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। तो हमने यहां पर कुछ नियम बताए संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से कि वो कौन से नियम है जिससे हमें पता चलेगा स्त्रीलिंग का। तो वो नियम है 3 प्रत्यय, तल है, टाप है, डाप है, नीप है, नीश है, ठीक है ना, भी और नी है। इनसे जितने भी आपके शब्द बनेंगे वो सारे के सारे स्त्रीलिंग होंगे। इससे पहले मैंने पुल्लिंग का नियम बता दिया, अब हम आगे बढ़ते हैं और नपुंसक लिंग का नियम आपको बताते हैं, ठीक है ना। इतना आप इसको नोट कर लीजिए, इतना लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चले आगे, चलिए। ये संस्कृत व्याकरण के नियम हैं, मोटा मोटा तरीका मैंने बता दिया है। वैसे तो आपका काम मोटे मोटे तरीका से भी चल सकता है, लेकिन थोड़ा सा आप ये भी सीख लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको आगे भी बहुत हेल्प मिलने वाली है इससे, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए लास्ट हमारा रहेगा इसमें नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग की हम पहचान आपको बता रहे हैं। वैसे तो मैंने बता दिया कि अम की ध्वनि आएगी, यानी कि मैं आपको दिखाई देगा, नेत्रम है,
जैसे कि आपका है फलम है, धनम है, इसके अलावा उपनेत्रम है, नारिकेलम है, पत्रम है, भवनम है। इस तरह आप पहचान कर सकते हैं। अब इसमें जो नियम है हमारे संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से जो मेन है, जिनको हम ज्यादा प्रयोग में लेते हैं, वो ही हम आपको बता रहे हैं। एक इसमें बच्चों आता है ल्यूट प्रत्यय। ल्यूट प्रत्यय के अंदर यू बचता है और यू का अन हो जाता है। ठीक है, अब आपको देखना है इस तरह के जितने भी शब्द बनेंगे, जैसे नयनम, ये आपका नपुंसकलिंग होगा। इसके अलावा शयनम, ये नपुंसकलिंग होगा। इसके अलावा आप इसमें ज्ञानम है, ठीक है ना, कर्णम है। इस तरह के जितने भी आपके शब्द होंगे वो सारे के सारे स्त्रीलिंग होंगे, सॉरी नपुंसकलिंग होंगे। अब इसमें वो मैंने जो तरीका बताया वो भी फॉलो कर सकते हो। देख लो, हमने कहा कि फलम है, धनम है, तो यहां भी है नयनम है, शयनम है, ज्ञानम है, कर्णम है, दानम है। इस तरह के जितने भी हमारे शब्द बनेंगे तो वो कौन से होंगे? नपुंसकलिंग होंगे ऐसे। इसके अलावा एक और है इसमें त्व, एक त्व प्रत्यय है त्व, तो इसमें त्व ही बचता है आपका। जैसे आप इसको लगाएंगे तो बनेगा हमारा मनुष्यत्वम, ये हमारा नपुंसकलिंग शब्द हो गया। इसके अलावा जड़त्वम, ठीक है। इसके अलावा इसमें बना सकते हैं आप गुरुत्वम। इस तरह से बच्चों यहां जितने भी शब्द बनेंगे वो हमारे कैसे होंगे? नपुंसकलिंग के अंतर्गत रखे जाएंगे। इसके अलावा इसमें एक और आता है आपका शय प्रत्यय आता है, शय प्रत्यय, ठीक है। इसमें से आपका ये बचता है। इससे हमारे जो शब्द बनते हैं वो बनते हैं जैसे कि आपका है सुख से सौख्यम, ठीक है, सुंदर से सौंदर्यम। इस तरह के हमारे शब्द बनते हैं। तो ये भी हमारे किस तरह क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे आपके नपुंसकलिंग। इसमें एक फेमस उदाहरण आता है साहित्यम, साहित्यम, ठीक है। तो ये कौन से शब्द होंगे? नपुंसकलिंग वाले शब्द होंगे, ठीक है बच्चों। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में जितने भी हमारे शब्द बनेंगे वो आपके नपुंसकलिंग के ही होते हैं। जैसे कि अधिहरि है, वो अभी हम समास पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। उपकृष्णम है, उपकृष्णम। इसके अलावा निर्धनम है, निर्जनम है, ऐसे। तो ये अव्ययी भाव समास में जितने भी हमारे उदाहरण बनेंगे वो कौन से होंगे? नपुंसकलिंग होंगे। इसके अलावा समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व समास। अब जब समास पढ़ेंगे तो आप अच्छे से समझ जाओगे इसको। समाहार द्वंद्व में बनते हैं ना, वो भी नपुंसक हैं। जैसे पाणिपादम, ऐसे यूकालिक्षम, ठीक है, यूकालिक्षम। इसके अलावा अहिनाकुलम। ऐसे जितने भी शब्द बनेंगे बच्चों वो हमारे कौन से कहलाएंगे? नपुंसकलिंग कहलाएंगे, ठीक है, नपुंसकलिंग। इसके अलावा इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, संख्या पूर्व रात्र यदि रहे, संख्या पूर्व यदि रात्र शब्द आए तो वो भी आपका बनेगा नपुंसकलिंग में। जैसे कि त्रिरात्रम, नवरात्रम, इसके अलावा पंचरात्रम, रात्रम। यानी कि पहले आपका क्या है? पहले तो आपको संख्या मिले और बाद में रात्र शब्द मिले, तो यहां जो भी शब्द बनेगा वो नपुंसकलिंग का बनेगा। त्रिरात्रम है, नवरात्रम है, पंचरात्रम है। इस तरह के शब्द आपके कौन से बनेंगे? नपुंसकलिंग में बनेंगे। तो इस तरह से बच्चों अभी हमने यहां पर बताया पुल्लिंग के बारे में, स्त्रीलिंग के बारे में, नपुंसकलिंग के बारे में। पुल्लिंग कौन से शब्द हो सकते हैं, आपके स्त्रीलिंग में कौन से शब्द हो सकते हैं, नपुंसकलिंग में कौन से शब्द हो सकते हैं। मोटा मोटा जो एक सामान्य सा हमारा नियम होता है वो भी मैंने बताया। इसके अलावा जो हमारा संस्कृत व्याकरण का नियम है वो भी मैंने आपको बताया। दोनों नियम आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये इस तरह से हमारा लिंग का जो टॉपिक है बच्चों वो तो हो जाता है, ठीक है। जितना आपको चाहिए उतना ज्ञान आपको इसमें हम दे चुके हैं, बल्कि यूं कहें कि काफी ज्यादा आपको हमने बता दिया है, आवश्यकता से भी ज्यादा बताया है। आप इतना समझ जाते हैं तो मैं ये चाहता हूं कि भी आपका सवाल गलत नहीं हो, आप बहुत अच्छे नंबर इसमें लेकर आए। यही हमारा प्रयास है, यही हमारा उद्देश्य है बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे हम देखते हैं इसमें वचन के बारे में, ठीक है। चलिए इसको मैं देखिए बच्चों, अभी हम लिंग के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको हम बता चुके हैं, अच्छे से हमने समझ ली है। अब हम जानेंगे वचन से संबंधित। वचन देखिए, वचन। अब देखो वचन आपको पता है कि संस्कृत में 3 होते हैं। कितने वचन होते हैं? 3 वचन होते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आपको पता है हिंदी में सिर्फ 2 ही वचन होंगे हमारे, एक वचन और बहुवचन। द्विवचन का उसमें फंडा नहीं रहता है, लेकिन हमारे संस्कृत में होते हैं। एक वचन हमारा होता है, इसके अलावा द्विवचन होता है और हमारा इसमें बहुवचन होता है। अच्छा, ये वचन कहां मिलते हैं आपको? कहां मिलते हैं? कुछ लोग सोच रहे होंगे सर शादी में लेते हैं 7 वचन। अरे वो नहीं है यार, उनको नहीं सोचना। देखिए आपको जो वचन मिलेंगे वो मिलेंगे शब्द रूपों में या फिर धातु रूपों में, ठीक है। या तो शब्द रूप हो सकते हैं हमारी, या फिर आपके धातु रूप हो सकते हैं। धातु और शब्द दोनों, धातु रूप में भी हो सकते हैं और शब्द रूप में भी हो सकते हैं। इनमें आपको वचन मिलेंगे, एक वचन भी मिलेगा, द्विवचन मिलेगा और बहुवचन मिलेगा। और इसी तरह से आपके सवाल भी आ सकते हैं। जैसे मान लो कोई भी आपसे पूछ लिया कि राम शब्द में आप बताइए भैया सप्तमी का बहुवचन क्या होगा,
षष्ठी का द्विवचन क्या होगा, पंचमी का एक वचन क्या होगा, या फिर आपसे कोई धातु पूछ ले जैसे कि पठ धातु लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप बताइए, ठीक है, मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप बताइए। ऐसे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, सिंपल सी बात है इसमें, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि भाई आपको वचन कहां पर मिलेंगे। ऐसे अब आपको हम बताएं, इसमें जो सामान्य जानकारी है वो आपको हम बता देते हैं। देखो इसमें बच्चों धातु रूप यदि आप याद करते हैं और समझते हैं, शब्द रूप याद करते हैं और समझते हैं, तो ये अपने आप ही वचन का फंडा क्लियर हो जाएगा। उसी से हम वचन और ये आप सीख पाओगे। जब धातु रूप आपको नहीं आएंगे तो वचन कैसे पता लगाओगे, एक वचन द्विवचन बहुवचन। शब्द रूप आपको नहीं आएंगे तो आप कैसे पता लगाओगे, इसलिए शब्द रूप याद करें और धातु रूप याद करें, अपने आप ही वचन पता चल जाएगा कि इसमें एक वचन होगा कि द्विवचन होगा। देखिए देखो बच्चों, यहां पर धातु और शब्द दोनों की हम बात करते हैं। धातु के अंदर आपको टोटल मिलेंगे 9 + 9 मतलब 18 प्रत्यय मिलेंगे। 18 प्रत्यय लगेंगे इसमें एक वचन का भी रहेगा, द्विवचन का भी रहेगा और बहुवचन का प्रत्यय भी रहेगा, यानी तीनों वचनों के प्रत्यय इसके अंदर रहेंगे। शब्द की बात करें तो इसमें आपको 21 प्रत्यय मिलेंगे बच्चों। कितने? 21, यानी 7 × 3 यानी 7 विभक्ति रहेंगी और आपके 3 वचन होंगे, ऐसे करके 21 हो जाएंगे आपके। तो ये आपको थोड़ा सा मोटा मोटा इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, इनका आपको पता होना चाहिए, बस इतना ही पर्याप्त है इसमें वचन के लिए। सबसे पहले हम धातु की बात कर रहे हैं। धातु, तो धातु से जो लगते हैं बच्चों उनको कहते हैं तिंग प्रत्यय। क्या कहते हैं? तिंग प्रत्यय, तिंग। तो ये कितने होते हैं? टोटल 18। इसमें परस्मयी पदी के आपके 9 होते हैं। कितने? 9। तो परस्मयी पदी में कौन से होते हैं वो सुन लो आप एक बार। इसमें होते हैं तिप तस झी, फिर है सिप थस थे, फिर है मिप वस और मस। आप देख लो ये क्या है आपके, ये बच्चों आपके 9 प्रत्यय हो गए। ये आपके परस्मयी पदी वाले हैं। इसमें देखो ये हमारा एक वचन है, ये एक वचन की लाइन है, ये आपकी द्विवचन की लाइन है और ये आपकी बहुवचन की लाइन है। यानी जब किसी धातु में हम इनको जोड़ेंगे तो इनको जोड़ने पर एक वचन हमारा तैयार हो जाएगा, एक वचन। इनको जोड़ने पर हमारा द्विवचन का रूप बनेगा, इनको जोड़ने पर हमारा बहुवचन का रूप बनेगा। जैसे इसमें देखो तिप है, तिप में से सिर्फ ती जुड़ेगा, ती। तो आप पठ में जोड़ेंगे तो पठती, लिखती, हस में जोड़ेंगे तो हसती। तो अब ये पठती हमने जोड़ा है ना, तो ये बताइए कौन सा वचन है? एक वचन। फिर आप जोड़ेंगे तस, तो इसमें तस में सह हलंत है ना, इसका विसर्ग हो जाएगा तो बन जाएगा पठते, ऐसे। तो ये हमारा द्विवचन हो गया। झी का अंति आदेश होता है तो बन जाएगा पठंती, ये हमारा बहुवचन हो गया। ऐसे इनको हम काम में लेते हैं बच्चों। इसके बाद में आत्मनेपदी वाले होते हैं। आत्मनेपदी में 9 होते हैं बच्चों, इसमें भी 9 है। तो इसमें कौन से हैं वो भी आपको समझ में आने चाहिए। तो इसमें ध्यान रखने ते आताम झे, थास आथाम ध्वम इड वहिंग और महिंग। ये देखिए बच्चों, ते आताम झे थासाथाम ध्वम इड वहिंग महिंग, ये हमारे आत्मनेपदी की धातुओं में लगते हैं। जैसे कि लव धातु है, सेव धातु है, याच धातु है, मुद धातु है, ठीक है ना। जैसे आपने बनाया लभते, ऐसे बनेगा लभते। तो ते जो है हमारा ते में बदलता है लभते, तो यहां पर बनेगा एक वचन, इससे बनेगा द्विवचन, इससे बनेगा बहुवचन। तो ये पूरी की पूरी लाइन एक वचन की है, एक वचन। ये आपकी द्विवचन की लाइन है, ये आपकी बहुवचन की लाइन है। ऐसे आपको वचन ध्यान रखने होंगे। ये एक वचन में लगेंगे, ये द्विवचन में लगेंगे, ये बहुवचन में लगेंगे, आपके फिक्स हैं। तो ये हमारे कौन से हो गए? ये हो गए हमारे तिंग प्रत्यय जो कि धातुओं में लगेंगे और तीनों वचनों में होते हैं। तो इनको बोलेंगे तिप्तस जी, सिप्तस थे, मिपवस मस, त आतम झे, थास आतम ध्वम इड़ वहिंग महिंग, ऐसे। अब इसमें हमारा आगे है शब्द वाला, मैं यहां लिख देता हूं शब्द का। देखो शब्द में हमारे टोटल 21 होंगे बच्चों। कितने होंगे? 21 शब्दों के अंदर हम 21 प्रत्ययों को लगाते हैं, तीनों वचनों में होते हैं। जैसे कि सबसे पहला हो गया सु औ जस, ये हमारा एक वचन हो गया, ये हमारा द्विवचन हो गया और ये हमारा बहुवचन हो गया, ठीक है। एक वचन में ये वाले प्रत्यय जोड़ेंगे, द्विवचन में ये वाले जोड़ेंगे और बहुवचन में ये वाले जोड़ेंगे। सु औ जस, फिर अम आउट शश, फिर टा भ्याम भिस, उसके बाद में ङे भ्याम भ्यस, फिर ङशी भ्याम भ्यश, फिर ङश ओस आम, फिर नी ओस सुप, नी ओस सुप। ये हमारे देखो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारी 7 लाइन हो गई बच्चों। टोटल हमारे 21 हो जाते हैं। ये हमारे शब्दों में लगेंगे सबके सब।
शब्दों के अंदर, इनसे हमारे शब्द बनेंगे। ये यदि आपने लगा दिए तो एक वचन, हमारा केवल एक वचन का रूप बनेगा। जैसे आपने सु लगा दिया, सु में से विसर्ग बचेगा तो राम है, लखन है, नर है, मनुष्य है, बिडाल है, गणेश है, ऐसा बनेगा। अम लगा दो किसी में तो रामम, दिनेशम, लखनम, सुरेशम, विद्यालयम, अम एक वचन बनेगा, सिर्फ एक वचन, एक वचन। टाका एन करना, रामेण है, बालकेन है, ऐसे, तो इससे हमारा एक वचन बनेगा। ये लगा दिया तो द्विवचन बनेगा, विहाम लगा दो तो द्विवचन बनेगा, फिक्स है ये, द्विवचन में ही बनता है। जैसे रामाभ्याम, बालकाभ्याम, ऐसे हरिभ्याम, तो भ्याम लगेगा, ये फिक्स है। तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना, इनसे हम वचन की पहचान कर सकते हैं। ये हमारे एक वचन वाले हो गए, ये द्विवचन के हो गए, ये हमारे बहुवचन के हो गए। ये हम किस में काम में लेते हैं, इनको शब्द रूपों में काम में लेते हैं बच्चों। तो इस तरह से हमारा आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। इसमें हमने लिंग के बारे में जानकारी आपको दी, इसके अलावा वचन की हमने जानकारी दी। तो लिंग एवं वचन का जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो जाता है। मैंने इसमें आपको जितना आवश्यक है वो मैंने आपको बता दिया है। इस वीडियो को आप बार बार देखें, सुनें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और लास्ट में हम आपसे कहेंगे कि 3 काम आपको जरूर करने हैं। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को। ये तीनों के तीनों काम एकदम फ्री हैं, इसमें आपका 1 पैसा भी खर्च नहीं होता। तो फ्री वाला काम तो कर ही सकते हो यार, ठीक है बच्चों। तो अच्छे से आप इसको देखिए, अभ्यास करिए। आपके पास जो भी किताब है उसमें से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको जरूर जवाब मिलेगा। अब आगे जो आपके टॉपिक बच गए हैं 3, कारक का टॉपिक बचा हुआ है, समास का बचा हुआ है और प्रत्यय का बचा हुआ है। ये 3 टॉपिक बड़े टॉपिक हैं। इनको मैं लगभग वैसे मेरा टारगेट है 10 दिन के अंदर मैं संपूर्ण करवा दूंगा इनको, ठीक है। चाहे मुझे कैसे भी क्लास लेनी पड़े, मैं कैसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े मुझे, लेकिन मैं करवा दूंगा बच्चों। इसलिए आप भी अच्छे से मेहनत करते रहें। सबके लिए बेस्ट ऑफ लक, अग्रिम बधाई सबके लिए। नमस्कार।